बोर्ड एग्जाम में तुम 90% ले आओ, 95% ले आओ, तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज तो जेई के स्कोर से ही मिलेगा, दैट इज अ फैक्ट। जैसे ही जेई मेंस आपका पूरा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ही आपके प्रैक्टिकल, स्कूल के प्री बोर्ड्स, ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। एंड आजकल तो जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो 75% क्राइटेरिया है इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दी वर्स्ट स्ट्रैटेजी कि हम ना बोर्ड एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले पढ़ेंगे। जहां बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसके साथ आपको बोर्ड में 75% लाने हैं। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इनका? जब इतना बड़ा जेई का एग्जाम ले रहे हो तो क्यों चाहिए तुम्हें बोर्ड का 75%? क्यों चाहिए? So viewers, after weeks of controversy, the JEE examinations will be held across the nation today. In fact, the JEE... अरे कब करेंगे हम प्रिपरेशन? चिल। व्हाट्सअप वीसीएंस, क्या हाल चाल? आई एम श्योर सब बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं। एंड आई एम श्योर एक सवाल आप सब बच्चों को अंदर ही अंदर खटकता है जिसका आंसर आप लेना चाहते हैं। सवाल ये है कि मैम हम अपने बोर्ड एग्जाम्स और जेई की प्रिपरेशन को साथ साथ मैनेज कैसे करें। ये सवाल आए दिन आप बच्चे हमसे पूछते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना आज इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करी जाए। बट बिफोर आई कम टू द कंक्लूजन कि हमें बोर्ड और जेई को कैसे मैनेज करना है, मैं एक छोटा सा सवाल और है जो बच्चे पूछते हैं कि मैम एक बात बताओ, इन दोनों को साथ में मैनेज करना जरूरी भी है या हमारे सीनियर्स, हमने हर एक से यही सुना है कि बोर्ड एग्जाम के ना लास्ट 1 महीने में पढ़ाई कर लेना अच्छे नंबर बन जाते हैं, तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर देना चाहूंगी। बच्चे, जिस प्रकार से आपको पता है कि 75% क्राइटेरिया रिमूव नहीं हो रहा, मतलब अगर आप जेई का पेपर लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका आईआईटी एनआईटी में एडमिशन हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। एंड आजकल तो जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो 75% क्राइटेरिया है इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम 75% लाना कंपलसरी है। अब सवाल नंबर 2 कि मैम आप एक बात बताओ, अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं, मैं जेई मेन के अगर फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करता हूं, ठीक है, अगर मैं जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करता हूं तो मैम मेरा जनवरी एंड में जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक बात है। और अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट करता हूं तो बोर्ड्स भी मेरा मिड फेब में होने वाला है ना, मिड फेब में मेरा बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो मैम मोटा मोटा मेरे पास 5-5.5 महीने बचे हैं। एंड आप सब बोलते हो कि बोर्ड एग्जाम्स इतने टफ तो होते नहीं हैं, तो क्या मैं वही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता हूं जो मुझे सब कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ना लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ लेना, आराम से 85-90% बन जाते हैं। बच्चे, ये स्ट्रैटेजी ना तब तक अच्छी होती है जब आपके बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले जेई मेन का पेपर ना हो, तब तो ये स्ट्रैटेजी एकदम बढ़िया है, लास्ट में पढ़ लेना, नंबर अच्छे आ जाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का पेपर टफ नहीं होता। बट जो आपकी सिचुएशन होने वाली है ना आगे चलकर, आप एक बार सिचुएशन को इमेजिन करो। आज से 4.5-5 महीने के बाद जब 25-26 जनवरी के अराउंड आपका जेई मेन का पेपर हो रहा होगा, जैसे ही जेई मेन्स आपका पूरा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ही आपके प्रैक्टिकल, स्कूल के प्री बोर्ड्स, ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि जब आपके जेई एग्जाम चल रहे होंगे या उसके 1 महीने पहले वो जो दिसंबर 25 से लेके 15 जनवरी वाली सिचुएशन होगी, तब आप कितने फोकस होके जेई के लिए पढ़ रहे होगे। क्यों? क्योंकि वही एग्जाम तो कॉलेज दिलाएगा ना। बोर्ड एग्जाम से ठीक है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड्स में 75% से कम परसेंटेज आई तो जितनी मर्जी आईआईटी जेई की तैयारी कर लो, दैट विल ऑल बी इन वेन, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये जो आपके मन में स्ट्रैटेजी है ना कि मैं बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ाई करूंगा और बोर्ड्स क्लियर कर लूंगा, ये स्ट्रैटेजी इस साल बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दी वर्स्ट स्ट्रैटेजी कि हम ना बोर्ड एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले पढ़ेंगे। आप ये डिसाइड करो, जब जेई का पेपर आने वाला होगा तो आप जेई के लिए पढ़ाई करोगे या बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई करोगे। तो अपने को उस सिचुएशन में नहीं जाना कि बोर्ड एग्जाम्स लेटर से 15 फेब से स्टार्ट है और 15 दिसंबर से हम चालू हो गए बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो निष्कर्ष तो ये निकलता है कि अभी से हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट मैं इजीली दोनों चीजों को मैनेज कर पाऊं। मेरा मेजर टारगेट अभी भी जेई है,
बोर्ड एग्जाम में तुम 90% ले आओ, 95% ले आओ, तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज तो जेई के स्कोर से ही मिलेगा, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, अब अपने को ना थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो, अच्छे से चीजों को मैनेज करके करो, तो ये बोर्ड एग्जाम्स और जेई दोनों को आप साथ साथ पैरेलली आगे बढ़ा सकते हो। देखो, जब मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करती हूँ, क्या आपका टारगेट ये है कि मैम मुझे 95% लेकर आने हैं, मुझे बोर्ड्स का टॉपर बनना है? आपका टारगेट ये नहीं है ना। अपना जो बेयर मिनिमम टारगेट है कि मैम मेरे 75% से ऊपर आने चाहिए। अब कट टू कट 75 भी नहीं लेकर चलो, आप एक सेफ स्कोर लेकर चलो कि मैम मेरे 83, 84, 85, 87% तक भी आ जाएंगे तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। मेरे से आगे कोई बोर्ड एग्जाम्स की परसेंटेज तो पूछने वाला नहीं है। तो मेरा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब सितंबर शुरू होने वाला है, मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 85% के अराउंड लाने हैं। ज्यादा आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब इतने अगर मैं लेकर आऊंगा तो मेरा जो टारगेट है उसको मैं अकम्प्लिश कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रही कि बोर्ड एग्जाम में 90-95% स्कोर करना बहुत मुश्किल है, आप डेफिनेटली वो टारगेट भी अचीव कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड्स में 90% लाने के चक्कर में आप जेई पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपना सेफ स्कोर ले लो, 83-84% मुझे बनाने हैं, मगर मुझे अपनी जेई की रैंक एकदम बढ़िया चाहिए। ठीक है मैम, आपने कह तो दिया कि ये 85-87% आप ले आओ, बट आप ये बताओ, क्योंकि डिस्कशन ये था कि 85-80%, 87% को अचीव कैसे करना है। मैं ना सब्जेक्ट वाइज बात करती हूँ। मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक जो आपका 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कई बच्चों के लिए वो फिजिकल एजुकेशन होता है, कई बच्चों के लिए पेंटिंग होता है, कई बच्चों के लिए कंप्यूटर्स होता है, अदर लैंग्वेजेस होती है एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं आपके साथ केमिस्ट्री की डिस्कशन करूंगी एंड आई थिंक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप बोर्ड्स के तरीके से भी पढ़ रहे हैं ना, एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो जेई, और अगर आपने बोर्ड्स की केमिस्ट्री अच्छे से कर ली तो जेई का 80% काम आपका कंप्लीट हो जाता है। केमिस्ट्री में भी अगर मैं पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, आप अपना जेई का पेपर उठा के देख लो, डायरेक्ट रिएक्शंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं ना, ये तो आप भी मानते हो। तो अगर मैं केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स को हैंडल करने की बात करूं ना, आपने तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, आपको तीनों ही सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है 110%। ऐसा भी नहीं मैं बोल रही कि एनसीईआरटी ऊपर से पढ़ ली, 2 घंटे में हमने पूरी एनसीईआरटी कर ली, क्वेश्चंस तो करे नहीं, कुछ नहीं किया, जी नहीं। अगर एनसीईआरटी को करो तो इतने परफेक्टली करो कि वो आपके बोर्ड्स में तो हेल्प करे, साथ ही साथ आपके जेईई मेन में फोड़ दे। मतलब एनसीईआरटी एक बार करो, एक बार एटलीस्ट डू एनसीईआरटी वंस। अच्छा, अगर मैं और आपको डिटेल बताऊं ना, आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगर आपने इतना काम कर लिया ना, आपके बोर्ड एग्जाम में से 100 on 100 आने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना, केमिस्ट्री में आप फोड़ दोगे। तो देखो, केमिस्ट्री की अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से करी तो वो आपको जेईई में तो हेल्प करेगी, साथ में बोर्ड्स की टेंशन सॉर्टेड है। मैंने आप लोगों के लिए एक दहाड़ सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पर मैंने आपको एनसीईआरटी के 1 शॉट्स एंड एक 1 शॉट इतना परफेक्ट है, इतना बेसिक से पूरा आपका एनसीईआरटी मैंने कवर किया है। और अगर उतनी डिटेल में आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली तो चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो, खत्म हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी करने के बाद जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दे रखी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, यहीं से मैक्सिमम सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व्ड है, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे अगर आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ढंग से करी। आजकल तो जेईई का पेपर उठा लो, है ना, पूरा एनसीईआरटी में से ऐसा लगता है कॉपी करके दे दिया। चलिए, अब मैं बात करती हूँ फिजिक्स में। बच्चे, आजकल आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब जो आपके वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे, उनको भी थोड़ा सा डिफरेंट किया जा रहा है कि उनको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दे। खैर, अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई सैंपल पेपर इस साल का नहीं आया, तो वी आर स्टिल वेटिंग कि व्हाट विल बी द पैटर्न फॉर दिस ईयर।
बट पैटर्न जो भी रहे, इतना तो श्योर है कि फिजिक्स में कुछ तो हमारे ना डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड आते हैं जिनको आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। तो बेसिकली आपको इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर करते हो। तो अगर आप अपनी जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी डेरिवेशंस और कुछ ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम अब हम एनसीईआरटी खोल के देखें फिजिक्स की तो इतनी सारी डेरिवेशंस है, इतने सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, हमें कैसे पता कि यही क्वेश्चंस है जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आपको एक बात बताती हूँ, आप कोई भी बुक उठा लो जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज आते हैं ना, 2 बुक्स आती है, एक सीबीएसई के सैंपल पेपर आते हैं, एक सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पीवाईक्यू उठा लो, लास्ट 10-12 साल के पीवाईक्यू उठा लो, आप खुद देखना कि हर पेपर में ना कुछ ऐसी डेरिवेशंस होती हैं, कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं, डिट्टो सेम सवाल, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं, बट द वे दोस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जो पैटर्न होता है, जो डेरिवेशंस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं। जब भी आपने फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज उठाने हैं, एक बार गो थ्रू करना है कि अच्छा दिस इज द डेरिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लो, हर चैप्टर में कौन कौन सी डेरिवेशंस रिपीट होती है उनका लिस्ट बना लो। तो एंड ऑफ द डे आपके पास, आपने 5 चैप्टर्स पढ़ लिया, आपके पास 10-12 डेरिवेशंस है जो आपको करनी होती है। तो हर रोज आपको उन्हीं डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड जब आप जेई के नोट्स बनाते हो और अगर डेरिवेशन साथ साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली एक हेल्प मिलता है ना, जेई के अंदर भी आपको क्लैरिटी आती है और कैसे उन डेरिवेशंस को पेपर पे लिखना है। जेई में तो आप ठीक है शॉर्टकट यूज कर लिया, शॉर्ट में स्टेप्स दिखा दिए, बट बोर्ड एग्जाम्स में नंबर तब बनते हैं जब आपको स्टेप्स लिखने आते होंगे, और वो स्टेप्स ऐसे मन में नहीं लिख सकते। एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, एक अलग से नोटबुक बना लो जो स्पेसिफिकली फिजिक्स की होगी, जहां लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर रखी है, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर रखी है, सो दैट जब आपका जनवरी में जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा होगा या जैसे ही कंप्लीट होगा और बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा तो वो टेंशन हमारे सिर में नहीं होनी चाहिए कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। नहीं, अगर ये सारी मेहनत अभी से कर रखी होगी ना तो आपको उस टाइम पे स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कीप इन माइंड कि अभी अगर आप मेहनत करेंगे, अभी अगर आप चीजों को मैनेज करेंगे, लेटर ऑन वो बहुत आपको पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगी। अच्छा, फिजिक्स भी क्लियर हो गया। मैम अब मैथ्स की बात करो। मैथ्स में तो देखो डेरिवेशन जैसे सवाल होते नहीं है, मैथ्स में आपके एनसीईआरटी जैसे केमिस्ट्री की करते हैं वैसे भी नहीं कर सकते। तो मैथ्स के लिए सिंपल सा फंडा है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहाँ पर मेरी वो बात जरूर मानना, एक नोटबुक बना लो, ये नोटबुक बनाओ स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे आपके रिपीट पीवाईक्यूज होते हैं, वही उसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस नोटबुक में डेली बेसिस पे उस तरीके के रिपीट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सो दैट जनवरी में जब अनाउंसमेंट होती है कि चलो अब हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, फेब में आपके बोर्ड एग्जाम हैं, आपके पास ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की नोटबुक होनी चाहिए कि बस अब मुझे इन्हीं नोटबुक्स पे फोकस करना है, वापस से काम मुझे जीरो से स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ नए तरीके से करो। जैसे जैसे आप जेई के लिए पढ़ाई करते जा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन पे, जहां पर भी पढ़ रहे हो, जैसे जैसे जेई की तैयारी आगे बढ़ती जा रही है, सेम उसी तरीके से आपकी उसी सीक्वेंस में बोर्ड्स की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैम ये तो ठीक है, पीसीएम की कहानी हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द अदर 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड दैट ऑप्शनल 5th सब्जेक्ट। मैं अब आपको बहुत ही क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर आप इतना हर रोज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कि आपके पास और समय बचे। बट अगर आपको लगता है कि मैम हम हर रोज अभी भी अपनी लाइफ में आधा घंटा निकाल सकते हैं, इफ यू कैन, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए वंस अगेन जो आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक बार उनको देखना है। एक बार अपने स्कूल के टीचर से जाके जरूर पूछ लेना कि मैम किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आता है, बिकॉज पीसीएम
फिर भी यू आर यूज टू डूइंग। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं हम बोल देते हैं कि देखो बोर्ड्स में इस तरीके से आता है, बट इंग्लिश और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी क्लैरिटी मतलब ना मुझे है ना आपको है। सो द बेस्ट पर्सन जो आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी दे सकता है वो है आपके क्लास के टीचर्स, जिनको पता है कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मेरे पास खैर मेरे टाइम पे पेंटिंग था और मेरा खैर बहुत आसान था। 30 नंबर का पेंटिंग का थियोरी पेपर होता था और 70 का प्रैक्टिकल होता था, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। खैर मुझे बोर्ड्स दिए बहुत साल हो गए, बट अब आपका क्या पैटर्न है? अगर आपको लगता है कि हम समय निकाल सकते हैं तो डेली सिर्फ आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर इज एनफ, कि जब भी आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी या कभी मॉक टेस्ट दिया और अब आपको लग रहा है कि टू मच सैचुरेशन हो गया है, तो फॉर अ चेंज, फॉर अ ब्रेक मैं थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। तो 3 हफ्ते में 6 दिन है, 3 दिन आप इंग्लिश को दे दो, 3 दिन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे दो। ऐसा नहीं करना तो सिर्फ संडेज को अपने 2 घंटे का स्लॉट निकाल लो कि हर संडे 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो अगर 5 सब्जेक्ट्स आपके पास है, 3 सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो ये 2 सब्जेक्ट्स अगर आप लास्ट के लिए भी रखते हो तो इट वोंट क्रिएट मच प्रॉब्लम, ठीक है। मगर ये नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए और इनको पता ही नहीं है कि बोर्ड्स के पेपर आते कैसे हैं, तो दैट इज अ बिग नो। क्योंकि अगर वो सिचुएशन होती है तो आपका जेई भी कॉम्प्रोमाइज होता है। आप जितने भी लोगों से ये सुनते हो ना कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ के आराम से 85-90% बनते हैं, आई टोटली अग्री। आप लास्ट में अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे नंबर बन जाएंगे, बट वो लास्ट का 1 महीना ऐसा नहीं होना चाहिए जो जेई के साथ क्लब हो रहा हो। तो आप खुद सोच लो ना, उस सिचुएशन में आप जेई पढ़ोगे या बोर्ड्स पढ़ोगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी दे दी है कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। इट इज ऑल अबाउट किस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जब तक सिर्फ डरते रहोगे, एक फोबिया अंदर होगा कि बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, टू मच ऑफ बर्डन, मैं ये करूं वो करूं, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। बट एक ना लिस्ट डाउन कर लिया करो। सुबह उठते हो उससे पहले एक शेड्यूल तुम्हारे पास होना चाहिए। आज 2 घंटे ये करना है, 1 घंटे ये करना है, आधा घंटा ये करना है, 2 घंटे ये करना है, एंड दैट्स इट। बस उसी को फॉलो करो और उसी टारगेट को खत्म करो। हर 2 घंटे बाद नया शेड्यूल बना रहे हो, हर 2 घंटे बाद सोच रहे हो मैं ये करूंगा, उससे कुछ नहीं होता। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन सच अ वे कि वो प्रोडक्टिव हो। जो भी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो आगे चल के बोर्ड्स के लिए भी काम करेगी। सो मेक श्योर जिन बच्चों ने अभी तक दहाड़ सीरीज को फॉलो नहीं किया, फॉलो करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि दहाड़ में हम जिस तरीके से दहाड़ लगा रहे हैं ना, एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, अगर उतनी डिटेल में आपने एनसीईआरटी एक बार केमिस्ट्री की पढ़ ली ना, तो जेई का भी 85% मैं आपको बोल सकती हूँ कि बड़े आराम से उसी सीरीज से हो जाएगा। सो आई थिंक आपको इस बारे में पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है। अगर इसके बावजूद भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।